नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के पहले अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जिसमें हम जानेंगे फसल कहते किसे हैं और प्रबंध क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि वास्तव में हमें भोजन की आवश्यकता होती है तो हमें कैसे मिलता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। अब चाहे हमारी जनसंख्या कितनी ही बढ़ जाए, हम भोजन के लिए हरे पौधों पर ही निर्भर रहेंगे। और इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि अब कुछ बच्चे अपने जब गांव जाते हैं छुट्टियों में, अपने ननिहाल में, अपने मामा जी के पास या फिर कहीं दादा दादी के पास, तो वो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे कुछ उपकरण होते हैं, उनके बारे में वो देखते हैं, जानते हैं और फिर अपने वहाँ पर वो जानकारी लेते हैं। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं कृषि पद्धतियों के बारे में कि कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ होती हैं और उनसे कैसे हम कृषि करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कृषि। कृषि पद्धतियों से पहले हम थोड़ा सा इसका इतिहास जानते हैं। इतिहास के लिए हम वर्तमान से पीछे चलेंगे। हमारा अब लगभग 2021 चल रहा है और इससे पहले 0 और उससे भी पहले BC यानी बैक टू सेंचुरी हम देखते हैं 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले शुरुआत में जब मनुष्य घुमंतू थे, घूमते रहते थे और वो अपने आवास और भोजन की तलाश में विचरण करते रहते थे, उस समय वो कच्चे फल और सब्जियों को सीधे ही प्रयोग में लेते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कृषि करना शुरू किया और कृषि की परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक स्थान पर एक ही प्रजाति के पौधे बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक संख्या में उगाए जाते हैं। उसे फसल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गेहूं की जब फसल उगाई जाती है तो उस खेत में एक या दो पौधे नहीं होते हैं, उनकी संख्या हजारों लाखों में होती है। उसी तरह जब बाजरे की फसल उगाते हैं तो हजारों पौधे एक खेत में ही होते हैं, छोटे से खेत में ही। बड़े फील्ड जो कुछ देशों में कई सैकड़ों बीघा तक के होते हैं, उनमें उनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है। तो उसे हम कहेंगे फसल या कृषि। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कृषि या फसल अब फसल में हम सामान्यतः देखते हैं कि फसल दो प्रकार की होती हैं। जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें कहते हैं खरीफ की फसल,
ये उगाई जाती हैं वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। इनमें होती हैं मुख्य रूप से बाजरा, और आप देखते हैं इनमें धान, मक्का और सोयाबीन, इसके अलावा इसमें कपास वगैरह भी होती हैं, मूंगफली है। और भी फसलें हैं जो क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग होती हैं। और वर्षा ऋतु का हम समय देखते हैं तो ये हमारे देश में जून से और सितंबर मुख्य रूप से होता है। अब कभी कभी मानसून थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो वो कोई बात नहीं है। अब दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी हमारा फसल का होता है प्रकार रबी की फसल। रबी की फसल में हम देखते हैं ये शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। और इनमें मुख्य रूप से हमारे फसल होती है गेहूँ। वैसे अपना देश बहुत बड़ा है तो उसमें इसकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। जैसे गेहूं के बाद हम देखें तो कुछ जगहों पर चना, मटर, और इसके अलावा इसमें हम देखते हैं अपने सरसों, अलसी, और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठते होंगे जिससे कि वो इसको थोड़ा लिखें और उन्हें याद रहे। तो आगे से हमेशा पेन कॉपी लेकर बैठें और मुख्य मुख्य बिंदु उसमें लिखते रहें और दोहरान करते रहें। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कुछ स्थानों पर सब्जियां भी उगाते हैं। तो आधारित फसल पद्धतियां कौन कौन सी हैं और हम उसके लिए क्या करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आधारित फसल पद्धति जिसमें हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से चरण होते हैं। अब इसमें कौन कौन से चरण होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले होता है मिट्टी तैयार करना। इसके बाद इसमें आता है बुवाई। तीसरा बिंदु आता है खाद, और इसके बाद खाद एवं उर्वरक भी इसमें शामिल है। तो अपने जो रासायनिक उर्वरक आते हैं, अगला बिंदु इसमें आता है सिंचाई। और सिंचाई करने के बाद जब फसल उगने लगती है तो उसमें से खरपतवार का नियंत्रण भी करना होता है। तो खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, यानी कि उसकी, क्योंकि अगर ये सारे पोषक तत्वों को खरपतवार ले जाएगी तो फिर हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। फिर इसमें बाद में इसकी कटाई और भंडारण।
और अंतिम बिंदु है भंडारण। अब हम इन सब बिंदुओं को एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, तो उसमें हमें क्या करना होता है, आगे देखते हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए हमें पहले हम इसमें काम में लेते थे हल। हो सकता है आपने देखे हो, नहीं देखे हो, तो उसका थोड़ा सा एक संक्षेप में बता देता हूँ। इस तरह का, और यहाँ पर एक डंडा लगा रहता है जिसके नीचे बैल बांधे जाते थे। यहाँ से पीछे एक अब यहाँ पर जब बैल इसको खींचते थे और बाद में फिर इसी से बुवाई भी की जाती थी, तो इसे कहते हैं हल। इसके बाद इसके जो भाग होते हैं ये हमें कुछ अलग देखने को मिलते हैं। इनके कहीं पर कुछ और कहते हैं, कहीं पर कुछ और कहते हैं। जैसे इसको जोत, इसको फाल, इसको हर्ष, इस तरह से अलग अलग भाग होते हैं। इसके ऊपर भी एक छोटा सा आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, काफ़ी रोचक नाम है उनके। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कृषि औजार के बाद हमारा आता है हल के बाद में कुदाली। कुदाली एक छोटा सा फावड़ा जैसा होता है जिससे मिट्टी को पोला करना और हवादार बनाने के लिए काम में लेते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कृषि औजारों के बाद ये मिट्टी तैयार करने के कृषि औजार हैं। इसमें ही एक और आता है आजकल, अब वर्तमान में जो आधुनिक उपकरण जिसको कह सकते हैं, अपन कहते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर वही एक तरह से कह सकते हैं, उसमें कई सारे हल जोड़े रहते हैं ट्रैक्टर के पीछे, और ट्रैक्टर उनको खींचता है जिससे खेत की जुताई होती है। इसमें फिर हम कुछ और भी, जैसे कुछ जगहों पर मिट्टी तैयार करने के लिए एक और होता है रोटावेटर। अब ये अलग अलग क्षेत्रों में इनके नामों के परिवर्तन भी हो जाता है। ये इससे भी मिट्टी को तैयार किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, जो है हमारा बुवाई। ज़रा इसको साफ कर लेता हूँ। अगला बिंदु है हमारा बुवाई। अब बुवाई के लिए जैसा आपने अभी देखा कि पहले पुराने ज़माने में हल के पीछे ही जो हमारा हल होता था, उसके पीछे ही एक फनल जैसा लगा दिया जाता था, और जब वो उसको बैल खींचते थे तो इसमें दाने डालते, और वो उसी, जिसको अपन ग्रामीण भाषा में कह सकते हैं, उसी कूड़ में या लाइन में वो दाने धीरे धीरे आते जाते थे, और बाद में फसल अच्छी रहती थी क्योंकि उससे पौधे गिरते नहीं थे बरसातों के समय। तो वो तो हमारे एक परंपरागत औजार में था जिसमें हम बीज बोने के लिए काम में लेते थे। आजकल वही ट्रैक्टर के साथ में जो हल जुड़े रहते हैं, उनके साथ में ही ऊपर एक बॉक्स लगा दिया जाता है और उसमें से ही नलियां लगी रहती हैं। और दाने उन्हीं लाइनों में जाते रहते हैं। इसे कहा जाता है सीड ड्रिल। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि हमें अब अगला चरण आ गया खाद एवं उर्वरक मिलाना।
अब खाद एवं उर्वरक उर्वरक मिलाना, इसमें भी दो प्रकार से हम कह सकते हैं। एक तो परंपरागत में पहले बैलगाड़ी से या फिर जो भी साधन होते थे उनसे खाद को, यानी जो गाय भैंस का गोबर होता था उसको ले जा कर के खेत में डाल दिया जाता और फिर उनको कुदाली से और पूरे खेत में बिखराया जाता था। लेकिन आजकल क्या करते हैं, इसी तरह के सीड ड्रिल के साथ में ही खाद को मिक्स कर दिया जाता है और उससे आसानी से, अब ये नवीन पद्धति में हम जानेंगे। नवीन पद्धति में हम जानते हैं कि उसी सीड ड्रिल के बॉक्स के अंदर ही दानों के साथ में खाद मिला दिया जाता है और वो उसी में लाइन में बीजों के साथ में ही आता रहता है। अब इसके बाद अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या करते हैं। हमारे तीसरे बिंदु खाद एवं उर्वरक में क्रियाकलाप भी दिया हुआ है कि हमें 3 जो सामान्य से गिलास आते हैं, अपने डिस्पोजल कह सकते हो या फिर थर्मोकोल वाले आते हैं, उनमें हम मिट्टी भर लेंगे। वैसे इन प्रयोगों को किया जाए तो ये स्थायी समझ देते हैं। अब हमने ए में ली मिट्टी और इसमें मिलाया खाद, जो हम किसी ने गाय भैंस बांध रखी हो वहाँ से थोड़ा बहुत उठाकर ला सकते हैं, थोड़ा सा चाहिए। दूसरे में हमने मिट्टी के साथ में मिला दिया थोड़ा सा यूरिया, जो किसी भी खाद बीज की दुकान पे आसानी से कोई भी दे देता है, उसके लिए कोई मना नहीं करता है। तीसरे में हमने सिर्फ मिट्टी रखी। इस प्रयोग को हम थोड़ा इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक बार यूरिया की मात्रा कम, एक बार ज़्यादा, इसी तरह खाद की मात्रा कम या ज़्यादा, तो क्या प्रभाव होते हैं। तो इनमें जो हमारी फसल होगी वो फसल एक सामान्य फसल होगी, उसके पत्ते वगैरह हैं जो भी स्थिति है, जबकि इसमें फसल हमारी काफ़ी घनी होगी और इसमें कम रहेगी, क्योंकि उसे पोषक तत्वों की जो मात्रा है मिट्टी से प्राप्त होती है और मिट्टी में वो कम है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि पौधों के लिए जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उनके पूर्ति के लिए हम खाद देते हैं और उससे हमें अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। तो ये हमें अच्छे परिणाम देता है। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हमें उर्वरक और खाद, जो एक तो खाद ये हमारा जो प्राकृतिक होता है, अपने जो गाय भैंस बैल वगैरह जो घरों में रखते हैं उनका जो गोबर और मल मूत्र होता है उसको पहले सड़ाया जाता है, काफ़ी समय तक रखा जाता है और फिर बाद में उसको खेतों में देते हैं। और दूसरा है हमारे उर्वरक जो होंगे, हमारे यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फेट, ये सभी क्या कहलाते हैं, उर्वरक। अब ये उर्वरक जो होंगे ये रासायनिक हैं, इनके कुछ फ़ायदे हैं, फसल उत्पादन भी बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं। तो हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे। मैं ज़रा बोर्ड साफ कर लेता हूं, आप एक बार लिख लीजिए। अब इसमें हम देखते हैं उर्वरक और खाद। इसको थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं हम, जिससे आसानी से हम इसको समझ सकें और इसके विभेद को जान सकें। जैसे उर्वरक क्या है, ये मानव निर्मित लवण, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है।
जो गाय भैंसों के गोबर मलमूत्र से और पौधों के उसमें हम पत्तियों को भी डाल देते हैं, तो उनके विघटन से प्राप्त होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद देखते हैं हम उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, इनका ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। जबकि हमारे जो खाद है ये हमारे कह सकते हैं खेतों के आसपास थोड़ी बहुत जगह होती है, वहाँ पर बना लिया जाता है और फिर खेतों में डाला जाता है। तो खेतों के अगला बिंदु इसमें हम देखते हैं कि मिट्टी को इससे ह्यूमस प्राप्त नहीं होगा। उर्वरक से सबसे बड़ा नुकसान जो है इसमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ह्यूमस यानी कि कुछ पेड़ पौधों के सड़े गले जो अंश होते हैं जिनसे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, वो हमारे इन उर्वरक में नहीं होता है। जबकि हमें खाद से ह्यूमस प्राप्त होता है। अब इसके कई बहुत सारे परिणाम होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ह्यूमस से मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है, उर्वरता भी अच्छी होती है और ह्यूमस की मात्रा अधिक होने पर हम कह सकते हैं कि जो फसल की गुणवत्ता है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन इतनी अधिक जनसंख्या में इतना सारा प्राकृतिक खाद मिल पाना मुश्किल होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और अपन के देखते हैं इसमें पोटेशियम, ये प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। जबकि इनमें ये तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, इतने कम भी नहीं, लेकिन इनके तुलनात्मक रूप से थोड़े से कम होते हैं, लेकिन प्राकृतिक होने की वजह से थोड़े गुणवत्ता अच्छी होती है। तो इसमें अब हम देखते हैं खाद के लाभ क्या हैं। आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं हम खाद के लाभ। थोड़ा सा आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। भाई ऑर्गेनिक है क्या है? जो नेचुरल है वही ऑर्गेनिक है। अब इसमें हम खाद के लाभ में देखेंगे, जैसे जैविक खाद जो है वो उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। अब इसके कारण क्या हैं? पहला तो हम इसको समझते हैं कि इसमें पहला कारण है, इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि मिट्टी में पानी रुका रहेगा, जिससे फसल अच्छी होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। और जब जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसमें मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और उसमें पोर्स होते हैं, सरंध्र रहेगी, यानी उसमें छोटे छोटे अंदर छेद बन जाएंगे ह्यूमस के कारण। जो इसमें ह्यूमस होता है सरंध्र हो जाएगी और उसमें भुरभुरी रहेगी मिट्टी। अब मिट्टी जब सरंध रहेगी और भुरभुरी रहेगी तो उसका फ़ायदा भी होगा कि इससे आसानी से पौधों की जड़ों को गैसें भी मिलेंगी और सरंध्र होने की वजह से पानी रहेगा तो उसकी मात्रा भी मिलेगी। और इसके बाद इसमें देखते हैं मित्र जीवाणुओं की। हमने जैसे सुना होगा मटर के पौधे की जड़ों में
कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। वो थोड़ा आगे के जब हमारे क्लास में आएगा तो उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो हम देखते हैं कि मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। वैसे हमारे मित्र और शत्रु दोनों हैं, लेकिन मित्र जीवाणुओं की संख्या में इससे वृद्धि होती है। और मित्र जीवाणुओं की संख्या में जब वृद्धि होगी तो प्राकृतिक तत्व हैं या जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और हमें स्वास्थ्य के लिए भी वो अच्छे रहते हैं। अब देखते हैं इस जैविक खाद से और क्या होगा। मिट्टी के गठन में सुधार होगा। के गठन यानी कि इसका जो कंपोजिशन है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब इसमें कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं कि जैसे हम जो पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो जड़ों के माध्यम से प्राप्त होते हैं और इनका स्थानांतरण भी हम मिट्टी के माध्यम से ही कर पाते हैं। और जब इनमें हवा रहेगी, कुछ जैसे जल धारण क्षमता बढ़ेगी और इसमें गैसें भी रहेंगी, तो इससे हमें पाला जो होता है अचानक ही सर्दी पड़ना, अचानक से सर्दी पड़ी और हमारे साहब हम कहते हैं पाला मार गया, फसल खराब हो जाती है। अचानक से 2 या 3 दिन हमारे लू चली और के साथ गर्मी से पेट जल गए, उस स्थिति में ये जैविक खाद बहुत ही उपयोगी होता है। अब चलिए अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं हम, सिंचाई। अब सिंचाई में हम देखते हैं एक तो परंपरागत तरीके, जो पारंपरिक तरीके थे उनके बारे में जानेंगे और दूसरे जो अब नवीन पद्धतियां हैं या आधुनिक पद्धतियां उनके बारे में जानेंगे। अब हमारे जैसे देखते हैं आजकल तो कुछ इनके नाम तक भूलते जा रहे हैं और उनके नाम भी हमें कुछ पुस्तकों में तो मिलते ही नहीं हैं। अभी जैसे आपके नाम दिया हुआ है मोट या घिरनी, ये सामान्यतः पहले इसका नाम हुआ करता था चड़स। इसमें काफ़ी बड़ा या तो कुछ कपड़ों का भी बनाते थे, कुछ उसको चमड़े से भी बनाते थे और उसको बैलों द्वारा खींचा जाता था और इसमें लगभग एक साथ 200 लीटर तक पानी, एक बार में 200, 250, 300 लीटर तक पानी कुएं से खींच लेते थे। अब उस समय भूजल स्तर भी अच्छा था। अब हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं तो भूजल स्तर भी गिरता जा रहा है। और अभी पिछले ही बिंदु में हमने देखा कि हम खाद की जगह यूरिया का, उर्वरक का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उससे मिट्टी की जल धारण क्षमता भी गिर रही है और भूजल स्तर भी, यानी हमारे कुओं में जो पानी का स्तर है वो भी नीचे जाता जा रहा है। अब अगला हम देखते हैं, इसमें चड़स के बाद में दूसरा आता है बिंदु मोट, घिरनी या चड़स के बाद में कई नाम हैं और अब तो कुछ भूले बिसरे होते जा रहे हैं। तो इसमें अगला बिंदु आता है हमारे चैन पंप। अब चैन पंप जिसको हम कहते थे रहट, इसको बैलों द्वारा घुमाया जाता था। बैलों द्वारा इसको घुमाया जाता और इसमें छोटे छोटे पात्र लगे रहते थे, कुछ पुराने तो उनमें मटके, मिट्टी के बर्तन तक लगे रहते थे, उनसे घुमा करके और एक बड़े से पहिए के ऊपर से एक अच्छी चैन सी बनाई जाती थी रस्सियों से, उसमें पात्र लगे रहते और जब बैल घुमाते तो ऊपर पानी आता रहता था। इसके बाद इसमें आता है रहट, रहट के बाद आता है ढेकुली। ढेकुली एक तरह से हम अपने विज्ञान का ही है। भुजा और आलम्ब,
आयास, इन चीज़ों के ऊपर एक सिद्धांत के ऊपर बनी रहती थी, जिसमें एक स्टैंड होता और इस स्टैंड के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी, इधर काफ़ी सारा वजन बांध देते उसमें, और यहाँ रस्सी से बाल्टी को टांग दिया जाता था और आदमी उसको बार बार पानी में डुबोता और उसके वजन एक तरह से इसको तुला के सिद्धांत पर भी काम में लिया जाता था। अब रहट है, ये भी अब गहराई में जब पानी चला गया तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए अनुपयोगी होती चली गई कि इनसे संभव ही नहीं है कितनी गहराई से पानी निकाला जा सके। तो उसके लिए फिर हमारे आ गई आधुनिक पद्धतियाँ। अब आधुनिक पद्धति में कौन कौन सी आती हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, जिसमें हम देखते हैं आधुनिक पद्धति में सबसे पहले हम देखते हैं कम पानी में हमारा काम चल सके उसके लिए हम छिड़काव यंत्र, अब छिड़काव यंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जो सीधे कुएं से पानी निकाला और पाइपों का एक जाल बिछा रहता है थोड़ा दूरी पर खेत में, और उसमें छोटे छोटे फव्वारे लगे रहते हैं। अब फव्वारों से आराम से अपने काफ़ी 2 क्यारियाँ इधर और 2 क्यारियाँ इधर पानी को छिड़काव किया जाता है और उससे सिंचाई की जाती है। एक तरह से कृत्रिम वर्षा, जिसको हम कह सकते हैं कृत्रिम वर्षा या बनावटी वर्षा कह सकते हैं, और हमारी फसल उससे हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है इसमें दूसरा बिंदु जिसे हम देखते हैं ड्रिप तंत्र। अब ड्रिप इरिगेशन या ये ऐसा तंत्र है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, हालांकि सब ये कह सकते हैं अपन के द्वारा ही पैदा की गई है कि पानी की कमी हो रही है। तो इसमें भी क्या होता है, एक पाइपों का जाल होता है खेत में, लेकिन उसमें छोटे छोटे से बाल्ब लगे रहते हैं और उनसे बूंद बूंद करके पानी गिराया जाता है हर एक पौधे के पास में। तो कुछ फसल होती हैं जिनमें पौधों की संख्या काफ़ी कम होती है, उसमें ये ड्रिप तंत्र काम में लिया जाता है। और अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तीसरा बिंदु की तरफ। ज़रा बोर्ड साफ कर लेता हूँ, आप इसको एक बार लिख लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु की तरफ, खरपतवार से सुरक्षा। अब जब हमने खेत में पानी दिया है, खाद दिया है, तो उसमें जो हम चाहते हैं उसके अलावा भी कुछ पौधे उगेंगे जो हमारे लिए काम के नहीं हैं या अवांछित पौधे हैं, उन्हें हम कहेंगे खरपतवार। तो उनसे भी हमें सुरक्षा करनी होगी। तो अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं, जिनको हटाना भी ज़रूरी होता है और उनसे सुरक्षा भी ज़रूरी होती है। क्योंकि ये हमारी फसल के तत्वों को, जो फसल के लिए आवश्यक तत्व हैं, फसल के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनको सोख लेते हैं और तेज़ी से वृद्धि करते हैं, तो जिससे हमारी फसल को पूरे तत्व नहीं मिल पाते हैं। दूसरी बात, उसके अलावा जब ये फसल को ढक लेते हैं तो फसल भी नष्ट हो सकती है। तो इससे हम सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं, तो ये तो पहली बात तो हो गई खरपतवार के भाई अवांछित पौधे। अब दूसरा है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा के लिए निराई। अब निराई में हम सामान्यतः देखते हैं कि एक एक करके पौधों को हटाया जाता है, जो उसमें पोषक, प्रकाश और जगह के लिए उनमें लड़ाई हो रही है उसे कम करते हैं। इसके बाद खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हम कुछ तरीके भी अपनाते हैं। जैसे कुछ बड़े पौधे होते हैं, बाजरे में होता है, तो उसको हाथों से अलग किया जाता है, एक एक करके उनको उखाड़ करके फेंका जाता है। तो इनको समय पर हटाना और जड़ सहित उखाड़ करके और कहीं पर थोड़ा दूरी पर इनको डाल दिया जाता है। इसके अलावा हम कुछ रसायनों का भी इस्तेमाल करते हैं।
अब रसायनों का वैसे इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि इनके दुष्प्रभाव भी हम जान रहे हैं और इनके जो लंबे प्रभाव हैं ये, अब जैसे कुछ खरपतवार नाशी हैं तो उनके हम जैसे देखते हैं 2,4-D है, तो ये खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसको छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाती है। इसके बाद इनके जो प्रभाव हैं वो भी हमारे शरीर पर काफ़ी प्रतिकूल होते हैं, तो इनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें अगले बिंदु की तरफ, कटाई। कटाई करने के लिए हम सामान्यतः परंपरागत में तो जैसे दरांती काम में लेते हैं, लेकिन अब जो बहुत बड़े खेत होते हैं उनमें हम कंबाइन भी काम में लेते हैं। वैसे अपने यहाँ पर इनका प्रचलन कम है, क्योंकि हमारे जो जोत का आकार या खेतों का आकार जिसे हम कहेंगे वो काफ़ी छोटा है, तो हार्वेस्टर वगैरह ये भी ज़्यादातर बड़े फील्ड में ही काम के हैं। तो इनका भी उपयोग में लिया जाता है। बाकी ज़्यादातर हमारे यहाँ हाथों से दरांती द्वारा ही फसल को काटा जाता है। फिर इसमें कुछ थोड़ा सा इसके सफाई करने के लिए, कटाई के बाद में कुछ टुकड़े आ जाते हैं फसल में, तो उनको सफाई करने के लिए ब्नोइंग करते हैं। अब जब हम फसल की कटाई कर लेते हैं तो कटाई करने के बाद उसको सामान्यतः हमारे जब छोटे छोटे खेत हैं तो इतनी ज़्यादा उसकी मात्रा नहीं होती है, तो हम उसे फटक कर या बरसा कर या फिर उसमें से भूसे को उड़ा कर के हम अलग कर लेते हैं। तो फटक करके सफाई करते हैं, जिससे कि उसमें कुछ कीड़े वगैरह ना हो। वैसे हालांकि ये हमारे कक्षा 6 में भी आएगा ये पाठ। इसके बाद हम कुछ देखते हैं कि जहाँ जब हमारी फसल तैयार होती है तो कुछ पर्व भी मनाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं पोंगल, बैसाखी, इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर होली, और दीपावली, ये सारे त्यौहार जब हमारी फसलें आती हैं उस दौरान ही होते हैं, जब हम इनको काफ़ी फसल कटने की खुशी में मनाते हैं। इसके अलावा एक नवान्या बिंदु बिहू, नवान्या जैसा नाम से ही लग रहा है कि जब नया अन्न आता है, और ये बिहू हम कह सकते हैं हमारे बिल्कुल ही पूर्वी भारत का त्यौहार है। और बैसाखी हमारे पश्चिम भारत यानी कि हम पंजाब, पोंगल दक्षिण भारत, होली दिवाली लगभग काफ़ी बड़े क्षेत्रों में मनाया जाता है। अब इसके बाद आप थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं इसको साफ़ कर दूँगा। फिर आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम बिंदु की तरफ, भंडारण। अब भंडारण में हमने देखा है कि हमारे गाँव में हम छोटी छोटी बोरियों में भरते हैं अनाज को। इसके अलावा हम कुछ घरों में पत्थर की टंकियां भी बना के रखते हैं। टंकियों के अलावा हम देखते हैं कुछ इसमें एक तो पत्थर की होती हैं और कुछ लोहे की भी होती हैं। गोल बड़े बड़े टंकियां आती हैं बड़ी बड़ी काफ़ी, जिनमें 8 क्विंटल 10 क्विंटल तक अनाज भरा जा सकता है। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो जब हम मंडी में गेहूं को बेचते हैं तो उन्हें इकट्ठा किया जाता है। हमारे जो गोदाम होते हैं, FCI के, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम होते हैं, उनमें बड़े बड़े हॉल में अंदर इनको गोदामों में इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर कुछ साइलो भी होते हैं। अब ये साइलो ऐसे
बड़े ड्रम जिनको हम कह सकते हैं, जिनमें कई हजारों टन गेहूं या फिर अनाज का भंडारण किया जा सके, तो ये भंडारण के बहुत बड़े पात्र होते हैं। भंडारण के पात्र हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अनाज का भंडारण किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें इस फसल उत्पादन और प्रबंध में हमने अब इतने प्रकार पढ़े, इनकी सारे स्टेप पढ़े। इसके अलावा इसमें हमें एक बिंदु आता है जंतुओं से भोजन। अब जंतुओं से भोजन हम हालांकि कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं। कि भोजन के स्रोत में हमने पढ़ा था, जिसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जंतुओं से भी हमें भोजन प्राप्त होता है। ये हमारा जो टॉपिक था फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यानी केवल पादपों से हमें जो भोजन के लिए अनाज प्राप्त होता है। लेकिन अब बात आती है कि इसमें हमें जंतुओं से भी भोजन मिलता है क्या, तो वो भी हम हालांकि कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। और अगर इन चीज़ों को याद रखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि किसी कंपटीशन के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है किसी कोचिंग में जाने की। लेकिन हम क्या करते हैं, छठी में पढ़ा, छठी में ही छोड़ दिया, पास हो गए। तो भाई दोस्तों, जो है अपना ज्ञान उसे साथ में लेके चलिए, जिससे कि आगे हमें उसका लाभ मिलता रहे और हमें बार बार ये नहीं ढूंढना पड़े भाई ये चीज़ हमने कब पढ़ी थी। एक बार उसको, गर्मी की छुट्टियां क्यों होती हैं, दोहरान कर लीजिए, जिससे वो हमारी मेमोरी में बना रहे। अब हम इसमें देखते हैं कि जंतुओं से भोजन में हमें काफ़ी हैं, जैसे दूध वगैरह जो मिलता है, दूध है। अब इससे कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे दही, पनीर, मक्खन और काफ़ी सारे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ जंतुओं से अंडे, मांस, इसके अलावा मछली जो हमें पानी से प्राप्त होती है या हमारे नदी, तालाबों या समुद्रों से प्राप्त होती है, ये सब हमें जंतुओं से भोजन प्राप्त होते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, इसे तो कहा था हमने फसल, इसे कहेंगे पशुपालन। तो पशुपालन द्वारा भी हमें भोजन प्राप्त होता है। इसके लिए अब काफ़ी चीज़ें हैं कि गाय भैंस पालना, मुर्गियाँ पालना, मांस के लिए भी मुर्गी वगैरह पाली जाती हैं, मछली पालन भी आजकल किया जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा पाठ या अध्याय समाप्त होता है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और नई वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।